मेरे YouTube चैनल कैमीजोन शामली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो ये खास वीडियो है जो मैंने कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पहले अध्याय विलयन के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनको करने से आपको निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में सहायता मिलेगी। ये वीडियो का एक क्रम होगा जिसमें हम पहले अति लघु, फिर लघु और फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो में हम आज बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट्स दीजिए और जो भी आपके प्रश्न हो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और सबसे पहले हम कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए बच्चों, इस प्रकार के जो प्रश्न मैं आपको अभी बता रहा हूं, इन्हीं प्रश्नों को बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनाकर पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है वो है कि प्रासरण दाब विलयन का किस प्रकार का गुण है। प्रासरण दाब विलयन का किस प्रकार का गुण है। देखिए बच्चों, ये प्रश्न 2015 और 2018 में पूछा गया था। तो यदि आप इसके आंसर की बात करेंगे तो ये एक अणु संख्यीय गुणधर्म होता है। अणु संख्यीय गुणधर्म, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर यही प्रश्न आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न बनाकर पूछा जाएगा कि प्रासरण दाब विलयन का किस प्रकार का गुण है, तो दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प ये भी होगा, अणु संख्यीय गुणधर्म। तो आप इसी को सही के निशान से टिक कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आयनिक पदार्थों का क्वथनांक अनआयनिक पदार्थों की तुलना में कैसा होता है। आयनिक पदार्थों का क्वथनांक और अनआयनिक पदार्थों की तुलना में कैसा होता है। अनायनिक आप समझ सकते हैं कि ये सहसंयोजी पदार्थ होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयनिक पदार्थों में आयनों के मध्य बहुत अधिक प्रबल कूलाम्बिक फोर्सेस उपस्थित रहते हैं, जबकि अनायनिक पदार्थों में ये फोर्सेस कुछ कम प्रबल होते हैं। तो इसलिए यदि आपसे पूछा जाता है कि आयनिक पदार्थों का क्वथनांक अनआयनिक पदार्थों की तुलना में कैसा होगा, तो आपको लिखना है अधिक। ये हमारा सही आंसर होगा। अगर यही प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में आता है तो भी इसमें 4 में से एक विकल्प अधिक होगा और शेष अन्य विकल्प होंगे। तो आपको अधिक वाले ऑप्शन को चुनकर अपनी कॉपी पर लिखना होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि राउल्ट का नियम विलयन के किस गुण से संबंधित है। राउल्ट का नियम विलयन के किस गुण से संबंधित है।
तो आपको जानते हैं कि राउल्ट का नियम विलियन के वाष्प दाब से संबंधित है। देखिए, राउल्ट का नियम वैसे भी एक इम्पोर्टेंट है, तो राउल्ट का जो नियम होता है वो वाष्प दाब से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? देखिए, जो शुद्ध जल है, यदि आपको इसकी मोलरता ज्ञात करनी है तो आपको देखना होगा कि इसके 1 लीटर आयतन में शुद्ध जल के कितने मोल हैं। तो जो शुद्ध जल होता है इसका अणुभार कितना होगा? 18। ठीक है। तो यदि हमारे पास शुद्ध जल है तो उसमें सारे जो अणु होंगे यानी जो मोल होंगे वो सभी शुद्ध जल के ही होंगे। और यदि आप शुद्ध जल का 1 लीटर आयतन लेते हैं और ये मानते हैं कि शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो 1 लीटर आयतन का अर्थ होगा कि हमारे पास इसके 1000 ग्राम होंगे। तो इस प्रकार 1000 ग्राम जल में पानी के मोलों की संख्या 55.5 आएगी। 55.5। तो ये ही शुद्ध जल की मोलरता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि शुद्ध जल के 1 लीटर में जल के 55.5 मोल हैं, तो इसकी मोलरता भी यही होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वथनांक की परिभाषा दीजिए। क्वथनांक की परिभाषा दीजिए। देखिए, वह ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्पों का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्वथनांक कहा जाता है। देखिए, ये क्वथनांक की परिभाषा है। वह ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्पों का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है या 373 केल्विन। ये जल का क्वथनांक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये होगा कि यदि आप जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इससे बनने वाली वाष्पों का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, आपको ये परिभाषा समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रासरण दाब को उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए, प्रासरण दाब क्या होता है, हम इसको परिभाषित करेंगे। वह द्रव स्थैतिक दाब, वह द्रव स्थैतिक दाब यानी हाइड्रोलिक प्रेशर। देखिए, जब कोई द्रव दाब उत्पन्न करता है तो इसको द्रव स्थैतिक दाब कहते हैं।
तो वह द्रव स्थितिक दाब जो विलयन में प्रासरण की क्रिया के समय उत्पन्न होता है, प्रासरण की क्रिया के समय उत्पन्न होता है, उसे प्रासरण दाब कहते हैं। देखिए, आप इसकी परिभाषा समझ लीजिए। वह द्रव स्थितिक दाब जो विलयन में प्रासरण की क्रिया के समय उत्पन्न होता है, प्रासरण दाब कहलाता है। अब देखिए, जो प्रासरण दाब है, आप इसको एक और प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या कहना होगा कि बाहर से लगाया गया वह दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक हो, प्रासरण दाब कहलाता है। बाहर से लगाया गया वह दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक है, प्रासरण दाब कहलाता है। देखिए बच्चों, अगर आप जो प्रासरण की क्रिया है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लें तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में हमने मध्य में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाई हुई है। इस झिल्ली के एक तरफ विलायक है और एक तरफ विलयन है। तो प्रासरण की क्रिया के कारण विलायक के अणु स्वतः ही विलयन की ओर चलने लगते हैं। इस घटना को प्रासरण कहते हैं। आप विलायक की जगह कम सांद्रता वाला विलयन और इधर विलयन की जगह अधिक सांद्रता वाला विलयन भी ले सकते हैं। तब भी ऐसा ही होगा कि विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अपने आप चलने लगेंगे। अब देखिए बच्चों, जब ये विलायक के अणु विलयन के अंदर जाएंगे तो यहां एक द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न करेंगे, जिसको प्रासरण दाब कहा जाएगा। इसी प्रकार यदि हम इस विलयन पर पहले से ही एक दाब आरोपित कर दें और इतना दाब आरोपित कर दें कि प्रासरण की यह घटना होने ही न पाए, तो यहां आपने जितना दाब लगाया होगा वो प्रासरण दाब कहलाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर आप प्रासरण के उदाहरण देखना चाहते हैं तो जैसे एक सूखी हुई किशमिश को अगर हम पानी में डाल दें तो प्रासरण की क्रिया के कारण पानी बाहर से किशमिश के अंदर जाने लगता है। तो इससे क्या होगा कि किशमिश आकार में फूल जाएगी। तो ये जो क्रिया होती है ये प्रासरण है और इस क्रिया के समय जो दाब उत्पन्न होता है वो प्रासरण दाब है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.1 मोलर ग्लूकोज और 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड में किसका प्रासरण दाब अधिक होगा और क्यों? देखिए बच्चों, जो प्रासरण दाब है वो 3 फैक्टर पर निर्भर करता है। पहला फैक्टर है सांद्रता,
दूसरा फैक्टर है ताप, और तीसरा फैक्टर है वांट होफ फैक्टर। वांट होफ फैक्टर या वांट होफ गुणांक। इन 3 कारकों पर प्रासरण दाब निर्भर करता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सांद्रता है दोनों की बराबर है, दोनों का ताप भी बराबर होगा क्योंकि हमें यहाँ बताया नहीं गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों फैक्टर प्रासरण दाब को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो हमारे पास बचता है वेंट होफ फैक्टर। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि वेंट होफ फैक्टर ही प्रासरण दाब को कंट्रोल करेगा। तो देखिए, ग्लूकोज क्योंकि एक अनआयनित होने वाला विलेय पदार्थ है, तो इसके लिए वांट होफ फैक्टर का मान जो I है उसका मान 1 होगा। जितने भी विलेय पदार्थ जो आयनित नहीं होते उन सब के लिए वांट होफ फैक्टर का मान 1 होगा, और जो विलेय पदार्थ विलयन में आयनित हो जाते हैं उनका वांट होफ फैक्टर सदैव 1 से अधिक होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सोडियम क्लोराइड के लिए वांट होफ फैक्टर ग्लूकोज की तुलना में अधिक होगा, और क्योंकि प्रासरण दाब इन तीनों फैक्टर के समानुपाती होता है तो वांट होफ फैक्टर बड़ा होने के कारण सोडियम क्लोराइड का प्रासरण दाब अधिक होगा। ठीक है ना बच्चों? देखिए, यहाँ इसी प्रश्न से मुझे एक बात याद आ जाती है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का वांट होफ फैक्टर बड़ा होता है तो इसकी वजह से जो प्रासरण दाब उत्पन्न होता है वो भी बड़ा होता है। तो यही वजह है कि यदि कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि नमक उसे कम खाना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक नमक वो खाएगा उसकी जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनमें दाब उतना ही अधिक होगा, अर्थात उसका जो ब्लड प्रेशर है वो उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वांट होफ गुणांक क्या है और इसका मान 1 से अधिक कब होता है। देखो बच्चों, इस प्रश्न में हमसे वांट होफ गुणांक की परिभाषा पूछी गई है और यह भी पूछा गया है कि इसका मान 1 से अधिक कब होता है। तो चलिए पहले हम परिभाषा की बात करते हैं। देखिए, वांट होफ गुणांक को परिभाषित करने के लिए हम किसी विलेय पदार्थ का सामान्य अणुभार तथा अपसामान्य अणुभार का प्रयोग करते हैं। देखिए, परिभाषा के अनुसार कहा जाता है कि वांट होफ गुणांक किसी विलेय पदार्थ के सामान्य तथा अपसामान्य अणुभारों का अनुपात होता है। तो देखिए, वांट होफ गुणांक क्या है। देखिए, वांट होफ गुणांक I बराबर होता है किसी विलेय का सामान्य अणुभार। देखिए, सामान्य अणुभार से हमारा अर्थ है कि जो अणुभार हम उसके अणु सूत्र से ज्ञात करते हैं अपॉन अपसामान्य अणुभार। अपसामान्य अणुभार, देखिए इस अणुभार से मतलब है जो हम अणुसंख्यक गुणधर्म विधियों द्वारा ज्ञात करते हैं। जो हमारे पास 4 विधि हैं, जैसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक में उन्नयन है,
हिमांक में अवनमन है और प्रासरण दाब है। इन 4 अणुसंख्य विधियों से हम किसी भी विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे आप सामान्य यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका मान सामान्य अणुभार के बराबर नहीं होगा। यदि सामान्य और ये अपसामान्य अणुभार दोनों बराबर हो जाते हैं तो विलेय पदार्थ ना तो आयनित होने वाला होगा और ना ही उसका संगुणन होगा। तो आप वान डॉर्फ गुणांक को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? किसी विलेय पदार्थ के सामान्य अणुभार अर्थात वह अणुभार जो उसके सूत्र द्वारा ज्ञात किया गया है तथा अणुसंख्य विधियों द्वारा ज्ञात किया गया अणुभार, इसका जो अनुपात है इसको आप कहते हैं वान डॉर्फ गुणांक। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो मान हैं कब कब कैसे होते हैं। यदि कोई विलेय पदार्थ विलयन में न तो आयनित होता है और न ही उसका संगुणन होता है, अर्थात जैसा आपने उसे मिलाया है वो वैसा ही होगा, तो ऐसी स्थिति में I का मान सदैव 1 होगा। जैसे ग्लूकोज है, यदि आप इससे I का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। दूसरा केस होता है कि यदि कोई विलेय पदार्थ विलयन में आने के बाद आयनित हो जाता है तो इसका वान डॉर्फ गुणांक का मान 1 से अधिक होगा, सदैव 1 से अधिक होगा। तो जो हमारे से प्रश्न पूछा गया है कि इसका मान 1 से अधिक कब होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि जब विलेय पदार्थ का विलयन में आयनन होगा उस समय वान डॉर्फ गुणांक का मान 1 से अधिक होगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं यहां कि 1 से कम कब होगा। यदि विलेय के अणु विलयन में आने के पश्चात संगुणित हो जाते हैं अर्थात वो आपस में मिल जाते हैं, तब I का मान 1 से छोटा होगा। तो देखिए मैंने आपको वान डॉर्फ गुणांक की परिभाषा और इसके मान कब कब क्या होंगे ये बता दिया है। तो यदि इसके आधार पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रासरण क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली का महत्व है, समझाइए। देखिए अर्ध पारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो अपने आर पार विलायक के अणुओं को आने की इजाजत देती है। यानी जो विलायक के अणु हैं वो तो इसके आर पार आ जा सकते हैं, उन्हें पूरी अनुमति है, लेकिन इस झिल्ली का आकार इस प्रकार का होगा कि विलेय के कण इस झिल्ली के आर पार नहीं आ जा सकते। तो देखिए ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है ये किस प्रकार की होती है ये तो हमने समझ लिया कि एक ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को अपने आर पार आने जाने की अनुमति देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को अपने आर पार आने की अनुमति नहीं देती। तो अब यदि ऐसा हो जाए कि विलायक और विलेय दोनों ही इसके आर पार आ जाएं, तो फिर इस झिल्ली का कोई महत्व नहीं रह जाता। देखिए इस झिल्ली का महत्व तभी है जब ये केवल विलायक के अणुओं को ही अपने आर पार आने दे। देखिए कैसे, यदि आपके पास समुद्री पानी है, समुद्र से लिया हुआ पानी है, तो आप जानते हैं कि उसमें बहुत अधिक नमक होता है।
और उन लवणों के कारण वो पीने के लायक नहीं होता। लेकिन यदि आप इस समुद्री पानी को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की एक तरफ रख दें तो जो इसमें से शुद्ध पानी है इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर झिल्ली अर्ध पारगम्य ना हो तो जो प्रतिलोम परासरण है हम उस क्रिया से शुद्ध विलायक प्राप्त नहीं कर सकते। तो परासरण की क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली का बहुत महत्व है। यह विलायक के अणुओं को तो अपने आर पार आने जाने की अनुमति देती है, लेकिन विलेय पदार्थ के अणुओं को अपने आर पार आने की अनुमति नहीं देती। तो इसी झिल्ली के कारण जो उत्सर्जन की क्रिया होती है हमारे किडनीज में, वो अंजाम दी जाती है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली का परासरण की क्रिया में बहुत महत्व है। तो देखिए बच्चों, आज हमने कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात की। जो अगली वाली वीडियो है मैं उसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। फिर इसी तरह से हम विस्तृत और इसी तरह से आंकिक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे हल किया है उनको समझिए। धन्यवाद।